नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और झारखंड टेट 2024 के क्लासेस में आप सभी का ग्रांड वेलकम है। हम लोग एसएसटी के सेशन को अभी स्टार्ट करेंगे और एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और ऐसे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू यहाँ पे मिलने वाला है और 6 to 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नए सिलेबस के अनुसार जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर आपको मिलने वाला है, विथ डिटेल डिस्कशन होने वाला है। और कह सकते हैं ये प्रश्न ही प्रश्नों का बाप है, ये प्रश्नों का बाप है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में लड़ने वाले प्रश्न। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आप भी तैयार रहें। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचांग है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? आपको यह बताना है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। चारों ऑप्शन दिख रहा है। चलिए, राष्ट्रीय पंचांग कौन है? जन गण मन, शिविर पंचांग, वंदे मातरम या राष्ट्रीय शक? कौन सा हमारा राष्ट्रीय पंचांग है ये आपको बताना है। तो आंसर आप सोच लिए होंगे, अगर आपको आ रहा होगा तो आप सोच लिए होंगे ना। हमारा जो कह सकते हैं राष्ट्रीय पंचांग है ना, वो शक संवत है। आप नाम सुनेंगे शक संवत। तो शक संवत कहां पर? हमारा डी नंबर पे शक संवत है। और शक संवत के बारे में बताते चले, ये 78 ईस्वी में 78 एडी में इनका कह सकता गठन हुआ था और इसका कह सकते इसका रचना हुआ था शक संवत का। और किसने किया था? ये किसने किया था? जो कुषाण शासक थे, कनिष्क। कुषाण शासक थे, बहुत ही पॉपुलर। उन्होंने इसकी कह सकते कि रचना की थी, इसके कार्यकाल में इनकी रचना हुई थी। और यही संवत हमारे देश में चल रहा है। कनिष्क के कार्यकाल में 78 ईस्वी में इसका कह सकते कि निर्माण हुआ था, शक संवत का। इसकी रचना हुई थी। निर्माण अच्छा वर्ड नहीं रहेगा क्योंकि ये साहित्यिक चीज है ना, तो इसकी रचना हुई थी। राष्ट्रीय जो हमारा पंचांग है शक संवत, इसकी रचना कब हुई थी? 78 ईस्वी में। किसने करी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पूरा स्क्रीन आपको एक बार दिख रहा है, चलिए देख लीजिए। क्लियर है? अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का निकटतम ग्रह है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? ये सोलर सिस्टम ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सूर्य जो है ना, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है आपका? सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, बृहस्पति, पृथ्वी, बुध या मंगल। कौन सा है आप सोचें, तब तक हम लोग चलिए इसके डिटेल इसका देख लेते हैं। तो ये हमारा अगर सोलर सिस्टम को देखा जाए तो सोलर मंडल जो हमारा, वहां पर अगर सूर्य की स्थिति को देखें हम कि ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। आप सबसे साइड में देख रहे होंगे, वहां पे सूर्य सन लिखा हुआ है ना, ये हमारा सूर्य है। और यहाँ ये सूर्य के चारों तरफ है ना, अपने अपने ऑर्बिट पर टोटल 8 प्लेनेट। कितने प्लेनेट है? 8। हालांकि 9 पहले माने जाते थे। प्लूटो को 2006 में ग्रह के कह सकते कि उसको प्लेनेट नहीं माना जा रहा है, उसको एक क्षुद्र ग्रह माना जा रहा है। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या कौन है यहाँ पर? हमारा मरकरी यानी बुध है। बुध के बाद क्या है? शुक्र, वेनस। 3 नंबर पे हमारा अर्थ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। और एक प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है कि सौर मंडल से दूरी के अनुसार पृथ्वी का नंबर कौन सा है? तो तीसरा है ना, 3rd नंबर है। ये भी आप याद रखिएगा, पृथ्वी का जो नंबर है वो कौन सा है? 3rd। ये भी आपसे पूछा सकता है। ठीक है, पृथ्वी का नंबर कौन सा है? 3rd। और सबसे पहला कौन सा मिल गया आपको? बुध। तो ऑप्शन पे हम लोग चलेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? बुध। यहां से और एक प्रश्न आप सभी के लिए मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्षुद्र ग्रह है ना, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह लिखा हुआ है। तो क्षुद्र ग्रह कहां मिलता है? ये मंगल ग्रह है हमारा, मार्स है। और ये हमारा बृहस्पति है। ये क्या है? बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। यहाँ पे क्षुद्र ग्रह। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है क्षुद्र ग्रहों की स्थिति कहाँ है? तो मार्स और जुपिटर के बीच है। मंगल और बृहस्पति के ग्रह में के बीच में क्षुद्र ग्रह का स्थान है वहां पर। और सबसे पहला ग्रह कौन हो गया? सूर्य से दूरी के हिसाब से बुध। और पृथ्वी की स्थिति कहां होगी? तीसरी। तो चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। अब आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? तो सबसे नजदीक कौन सा था आपका? सबसे नजदीक आपका कौन सा मिला? मरकरी। मरकरी ये बोले तो कौन हो जाएगा? बुध। मरकरी बोले तो कौन हो जाएगा आपका? बुध। बुध आपका कहां पर है? सी नंबर। ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd,
पर्वतारोहण यानी जो पर्वत पर चढ़ते हैं ना पर्वतारोही, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? खड़ी ढलान है इसलिए, अत्यधिक ठंडा मौसम इसलिए, या कम वायुदाब मिलता है ऊपर में इसलिए, या बर्फीली हवा है। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर आपका हो जाएगा निम्न वायुदाब। जैसे जैसे आप वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब आपका घटते जाता है, और जब आपका वायुदाब घट जाएगा ना तो सांस लेने में कठिनाई होगा, सांस लेने में कठिनाई होगा। इसका कारण है वायुदाब। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न वायुदाब के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। आप देखेंगे ठंडे के दिनों में सांस संबंधी जो समस्या है वो कम रहती है, और गर्मी के दिनों में अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है ना, यहाँ भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ भी आपको सांस लेने में दिक्कत होगा। ऊपर की तो बात छोड़िए, अगर यहाँ भी बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए, यहाँ का वायुदाब घट जाता है तो आपको यहाँ भी सांस लेने में तकलीफ होगी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां वे हैं। हम लोग किसको कहेंगे कि संकटग्रस्त जाति है? जीव जंतुओं में से हम लोग कब बोलेंगे ये संकटग्रस्त जाति है जीवों की? किसको बोलते हैं? ये प्राणियों की संकटग्रस्त जाति से क्या समझते हैं आप? जो अन्य जातियों के लिए खतरनाक है, जो अन्य जातियों के लिए खतरनाक है उसके बारे में बोलेंगे। जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती है, जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती है वो, या जिनकी संख्या कम हो गई है, जिनकी संख्या कम हो गई हो, या जिनमें लुप्त होने का खतरा हो, या जिनके लुप्त होने का खतरा हो, तो क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त जातियां प्राणियों की वो होती है जिनके लुप्त होने का खतरा हो, यानी जो जनजातियां अब लुप्त होने के कगार पे हो उनको हम लोग बोलते हैं प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां, यानी डी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए पूरा स्क्रीन में छोड़ देता हूं, आप देख पा रहे हैं ना। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? डी नंबर। जिनके लुप्त होने का खतरा हो जाता है वो होता है प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह है। गैर पारंपरिक है ना, जो कह सकते हैं ट्रेडिशनल होता है पारंपरिक, और एक होता है गैर पारंपरिक जो कि आपका नया है ना, वो परंपरा में नहीं है। जैसे बहुत सारी चीजों में आप इस वर्ड का यूज करते होंगे, अरे ये तो ट्रेडिशनल है, मतलब परंपरावादी है, बहुत परंपरा से चले आ रहा है, लेकिन कुछ नया है, कुछ अगर नया जो गैर परंपरागत उसको बोलते हैं। तो उसी सेंस में आप देखें यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के आपका गैर पारंपरिक स्रोत है? तो चलिए आप गैर पारंपरिक स्रोत और पारंपरिक स्रोत को पहले समझ लीजिए, इसके बाद ऑप्शन पे आइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे डिफिनेशन के माध्यम से, दोनों में क्या क्या अंतर होता है इसको समझिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? तो देखिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में क्या होता है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का उपयोग लंबे समय से, इसका उपयोग ना काफी लंबे समय से होता है, काफी लंबे समय से इसका उपयोग लोग करते हैं। इसका क्या होता है, स्रोतों का उपयोग पिछले कुछ वर्षों से भी आरंभ करना हुआ है। जो गैर परंपरागत स्रोत है उसका अभी नया नया यूज करना आरंभ हुआ है। इसमें क्या होता है, इसका नवीकरण नहीं किया सकता है, मतलब रिन्यूअल नहीं किया सकता है किसका, परंपरागत स्रोत का। गैर परंपरागत क्या क्या था, उसको नवीकरण नहीं किया जा सकता, यानी उसको रिन्यूअल फिर से कराया जा सकता है, यानी ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। कौन? गैर परंपरागत। अगर प्रदूषण के दृष्टि से कौन सा देखें तो परंपरागत स्रोत हमारा प्रदूषण फैलाते हैं और गैर परंपरागत स्रोत प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। एक ये भी हो गया। अब इसका एग्जाम्पल के रूप में देखें तो क्या क्या आ जाएगा आपका परंपरागत में? कोयला बहुत दिनों से उपयोग कर रहे हैं, पॉल्यूशन इससे फैलता है, एक न दिन ये खत्म हो जाएगा। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, जल, विद्युत आदि आते हैं किसमें? परंपरागत में। और गैर परंपरागत में नए नए हम लोग अभी यूज करना किसको सीखे? पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ये सब हो गया किसका? गैर परंपरागत, जो कि आप नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, इनका कभी खात्मा नहीं होता है। अब आप इसको समझ गए। चलिए अब आप आंसर तो कर पाएंगे आराम से, अब आप आंसर कर पाएंगे, समझ लें इसको। तो निम्नलिखित में से ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह कौन सा आपको लग रहा है? गैर पारंपरिक है ना, गैर पारंपरिक, जिसका भी हम लोग नया नया उपयोग करना आरंभ कर रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन नहीं फैलता है और कह सकते हैं ये आपके वातावरण के लिए अच्छा माना जाता है। तो चलिए चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है, मैं इसे छोटा कर देता हूं। अब आपको चारों ऑप्शन दिख रहा होगा। चलिए अब आप आंसर कीजिए, कौन सा हो जाएगा? गैर पारंपरिक। समझ लीजिए पहले पूछा कैसे? गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक स्रोत पूछ रहे हैं हम लोग। तो खनिज तेल है क्या? ये तो हम लोग किसमें देखे? पारंपरिक, आपका जो पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा को उसमें देखे। कोयला भी है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सौर ऊर्जा है इसमें,
परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। जी हाँ, तीनों आपका नया है, तीनों आपका नया है और ये तीनों गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यानी ऑप्शन सी में ही आपको आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है ये आपको आंसर करना है। चलिए चंद्र ग्रहण का हम लोग इमेज देख ले, चंद्र ग्रहण आखिर होता कब है, तब फिर आप ऑप्शन पे आएंगे। चंद्र ग्रहण की स्थिति ये बनती है, भौगोलिक जो उसका इमेज देखा जाए तो ये बनती है। आपको ये ज्योग्राफी में इतना तो बेसिक पता ही है कि हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का परिक्रमा करता है। चंद्रमा किसका परिक्रमा करता है? पृथ्वी का। तो पृथ्वी का परिक्रमा करता है चंद्रमा। तो ये देखिए हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है। तो मून क्या करती है, ऐसे से यहाँ पर अभी है इसका पोजीशन, फिर ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे ही वो अर्थ के चारों ओर अपने एक्सिस पे चक्कर लगाती है, अर्थ के चारों ओर वो चक्कर लगाती है। तो लगाते लगाते एक स्थिति ये तो बनेगी, ये वाली स्थिति बन सकती है कि नहीं? ये वाली स्थिति मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाली स्थिति यहाँ पर जो मैं मून का इमेज बनाया हूँ, ये वाला सिचुएशन बन सकता है। और जब यहाँ पर बनेगा, और आपको ये भी पता है कि मून का अपना लाइट नहीं होता है, वो जो सूर्य से पृथ्वी में लाइट आता है वो फिर परावर्तित होकर मून पे जाती है, इसलिए हमको मून दिखता है। रिफ्लेक्ट के कारण मून हमको, मून का अपना लाइट नहीं होता है। अब क्या हो गया, जब ये पोजीशन बन गया, यहाँ पे मान लीजिए मून है, यहाँ पे हमारा अर्थ आ गया और यहाँ पर सन फिक्स है, एक ही जगह है। तो सन का जब लाइट आएगा पहले कहाँ आएगा? अर्थ पे। अर्थ से फिर यहाँ जा पाएगा नहीं, अर्थ का यहाँ शेडो बन रहा है। देखिए ये अर्थ का यहाँ पर शेडो बन रहा है, अर्थ का यहाँ पर शेडो हो गया। तो चंद्रमा क्या हो गया? मून। हमको यहाँ पे जो अर्थ में जो लोग हैं उसको मून दिखेगा नहीं, क्योंकि ये ब्लैक हो गया, इसका शेडो पड़ गया तो मून नहीं दिखेगा। तो कब चंद्रग्रहण होगा? चंद्रग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाएगा? पृथ्वी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तब क्या होगा? चंद्रग्रहण। अब चलिए ऑप्शन पे, सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाएगा? पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी, देखिए कहां पर है? पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। शुरू में ही आपको मिल गया आपका पृथ्वी जो है, शुरू वाला ऑप्शन में देख लीजिए, एक नंबर पे क्या है? पृथ्वी जो है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच हो जाती है तभी हमारा चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? 1982, 1974, 1982, 1974, 1972 या 1981? कब किया गया था? ये आपका किया गया था 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया? हमारा राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। तो उसको कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950 को, 13 नवंबर 1949 को या 21 मई 1949 को संविधान सभा में ने हमारा राष्ट्रगान जन गण मन को कब अपनाया? चलिए सही ऑप्शन चूज कीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी कब? 24 जनवरी 1950 को। उसी दिन हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। तो राष्ट्रगान का करके स्टोरी को जान लें, इसके इतिहास को थोड़ा जान लें, ये यहां से आपको 2-3 प्रश्न आ सकते हैं। चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो राष्ट्रगान को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। पहला प्रश्न आपसे ये भी पूछा सकता है, राष्ट्रगान को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगान को सर्वप्रथम सबसे पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को, कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कहां पर अधिवेशन में गाया गया? ये भी प्रश्न आता है। सबसे पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान को गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 के राष्ट्रीय अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया था। और 1912 में सबसे पहली बार, 1912 में सबसे पहली बार जो राष्ट्रगान था जन गण मन, उसका प्रकाशन हुआ था एक पत्रिका में, जर्नल में, जिसका नाम है तत्वबोधिनी। सबसे पहली बार जन गण मन का जो प्रकाशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में। कब हुआ था? 1912 में। और उसमें इसका जो शीर्षक था जन गण मन नहीं है, इसका शीर्षक है भारत विधाता।
शीर्षक क्या है? भारत विधाता, यानी जन गण मन जो है ना, बीच का स्टेंजा का एक पार्ट है, उसको हमने राष्ट्रगान के रूप में लिया, लेकिन इसका जो शीर्षक है वो भारत विधाता है। इसी शीर्षक से ये छपा था आपका तत्वबोधिनी पत्रिका में, और इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया और ये हमारा राष्ट्रगान बन गया। तो ये रहा राष्ट्रगान का इतिहास। हम लोग क्लासेस के रूप में ही इसको देख रहे हैं ना, आप प्रैक्टिस सेट इसको मत समझिए। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको यहाँ पर कर सकते हैं मल्टीपर्पज क्लासेस मिल रही है ना, जो भी आपके जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरह के हम लोग उस पर डिटेल्स में जाकर उसको कवर, चाहे ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का, हम लोग डिटेल में जाकर उसको कवर कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पॉलिटी से आ गया, इंडियन पॉलिटी से। किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है? किस देश के संविधान से, मैं नहीं, किस देश के संविधान से, किस देश के संविधान में हो गया है, यहां पर आपको टिक कर देना है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया? हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को भी दिया गया, जिसे फंडामेंटल राइट्स दिया है नागरिकों को, कि नागरिकों को ये मूल अधिकार मिले हुए हैं। इसी प्रकार नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं, जिसको हम लोग मूल कर्तव्य बोलते हैं या मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। प्रत्येक नागरिक को इन ड्यूटीज को मानना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है आप अगर इसका फॉलो नहीं करते हैं तो आप पे कोई सजा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये वॉलंटरी है, ऐच्छिक है, और एक अच्छे नागरिक होने के नाते सरकार आपसे अपेक्षा करती है आप इन चीजों का पालन करें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोविजंस है, किस देश से लिया गया संविधान में? यूनाइटेड किंगडम, यूके, जर्मनी, यूएसएसआर यानी वर्तमान रूस, या फिर यूएसए। तो ये लिया गया आपका यूएसएसआर से, ठीक है। इसको जानने के बाद हम लोग ये भी जानेंगे आखिर मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। जो नए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, जिनके लिए अभी इंडियन पॉलिटी नया है तो उनको बताने चाहेंगे। तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये हमारे संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। मूल संविधान में ये नहीं था, ये ना मूल संविधान में हमारा था क्या? नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया। कब? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसे ऐड किया गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस समिति के सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य को कहां पर जोड़ा गया है? संविधान का जो भाग 4 है ना, भाग 4 जहां पे राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है, वहीं पर भाग 4 क बनाया गया, और 4 क में हमारा मौलिक जो कर्तव्य है उसको ऐड किया गया है। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। क्या है? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये समान सी चीजें हैं, हम लोग करते ही हैं। ये मौलिक कर्तव्य है आपका। मौलिक कर्तव्य से जुड़ा जो भी प्रश्न आएगा, किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। कब शामिल किया गया मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में? तो 42वां संविधान संशोधन में। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? तो भाग 4 क में शामिल है। मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में कितनी संख्या है? तो उसकी संख्या 11 है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे आएंगे, और तो 11 को आपको रटना नहीं है, बस एक समान से देश की रक्षा करें, है ना, आपस में पर्यावरण की रक्षा करें, आपस में मेल मिलाप से रहें। और ये वाला जो 11 नंबर है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। 11 नंबर में जो दिया गया है, 11 नंबर में आपका क्या है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। माता पिता का यह मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, और इसके लिए 86वां संविधान संशोधन करके इसको ऐड किया गया है। 86वां संविधान संशोधन करके इसको ऐड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका हरित मफलर संबंधित है। हरित मफलर से आप क्या समझते हैं? हरित मफलर, इसका मतलब क्या हो गया? हरित मफलर किस क्षेत्र संबंधित है? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। देखिए हरित मफलर क्या होता है ना, हरित मफलर से तात्पर्य आपका ध्वनि प्रदूषण। हरित मफलर उसके लिए यूज है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वो ध्वनि प्रदूषण के अवशोषक होते हैं। जब ध्वनि प्रदूषण होता है ना, काफी शोर जब ध्वनिया करती है तो उसको वो अवशोषित करते हैं, और ध्वनि प्रदूषण से एक प्रकार से कह सकते हैं हमको बचाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ध्वनि प्रदूषण। हरित मफलर किससे समझ हो गया? ध्वनि प्रदूषण। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो जो ध्वनि प्रदूषण होते हैं, यानी बहुत ज्यादा जब आवाज शोर निकलता है उसको अवशोषित करते हैं, तो उसी को हरित मफलर का कॉन्सेप्ट दिया गया। हरित मफलर एक टर्म आता है ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। तो चलिए आज हमारा ये जेटेड का क्लास कंप्लीट हो गया, और हमने इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। ऐसे ही आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आप भी करते रहें, और एग्जाम तक आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से हो जाए, और जब आप एग्जाम में बैठे
आपको लगे वाह सारे प्रश्न हमको आ रहे हैं, आराम से आप जेटर क्रैक कर जाएं। और यही शुभकामना आप सभी के लिए, और मैं मुझसे जितना हो पा रहा मैं आप सभी के लिए कर रहा हूं। और ये विश्वास दिलाता हूं अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट को बना लेंगे ना, एग्जाम में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, विशेषकर एसएसटी में और 1 to 5 के भी पेपर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए क्लासेस में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।